गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 व्याकरण चैप्टर सेकंड वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो हम बोलते हैं शब्द जो साउंड होता है उसको लिखने के लिए जो चिन्ह बनाया जाता है उसे ही वर्ण किया जाता है और वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कमल, ये साउंड है, ये सब जो ध्वनि है ना, इसको हमने कैसे इसके कर सकते हैं इसको विच्छेद, क अ म अ ल कमल। लेकिन इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, क के और हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते, अ के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है, यानी इनको किसी और के वर्ण की सहायता नहीं होती। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ये टोटल 11 स्वर हो गए। और ओ, ये आगत स्वर कहते हैं और इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, अर्ध चंद्र बिंदु के समान। ये अर्ध चंद्रमा चिन्ह को दिखाते हैं। और अंग्रेजी भाषा जो आए हुए शब्द होते हैं उन्हीं पर इनका प्रयोग किया जाता है, हॉल, बॉल, मॉल, डॉक्टर। ओ यानी आ और ओ के मध्य की का ये साउंड होता है। फिर हम देखते हैं कि एक, जैसे ये आपने कई बार देखा होता है कि किसी शब्द के ऊपर ये आप कहते हो कि मैम ये डॉट लगाएं, ये डॉट नहीं होता, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसके बोलने के लिए अंग को नाक से ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह ना इस प्रकार होता है, एक बिंदु के समान। जैसे हंस, घंटी, पंखा, अंग, सुंदर। अब देखिए पंखा, अगर इसके ऊपर से अनुस्वार हटा दिया जाए तो किस प्रकार उच्चारण होगा? पक्खा, जो कि अशुद्ध उच्चारण है। इसके लिए इसके हमने साथ में एक अनुस्वार लगाया तो बोले पंखा, ये शुद्ध उच्चारण होता है। दूसरा है अनुनासिक। जो ये चंद्र बिंदु होता है इसे अनुनासिक कहते हैं। इसको बोलते हुए नाक और मुंह से दोनों से इसकी ध्वनि निकलती है। जैसे चांद, हंसना, आँख, पाँच, गाँव। अभी गाँव का उदाहरण देखिए, गाँव के ऊपर से चंद्र बिंदु को हटा दिया जाएगा अनुनासिक को, तो कैसे बोला जाएगा? गाँव। ये अशुद्ध उच्चारण है, इस पर चंद्र बिंदु आने पर ही ये शुद्ध उच्चारण होता है, गाँव। अब एक होता है विसर्ग, इसे विसर्ग कहते हैं, अह। इसकी बोलने के लिए ह की ध्वनि निकलती है, इसका चिन्ह डॉट के रूप में होता है और इसका व्यंजन के बाद ही प्रयोग किया जा सकता है, प्रातः, स्वतः, अतः, पुनः। तो ये जो दो डॉट होते हैं इनको आप डॉट नहीं कहेंगे, इसको विसर्ग कहा जाएगा, विसर्ग कहा जाता है। उच्चारण के समय लगने वाले समय के अनुसार स्वर के भेद। जैसे देखिए कि उच्चारण यानी बोलते समय जो समय लगता है उनके अनुसार स्वर में भेद किए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है इन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं और मूल या एकमात्रक स्वर भी कहा जाता है, जैसे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। अब देखिए अ के साउंड में कितना समय लग रहा है और आ में अ, आ, ई, तो ये ना इससे दुगना समय लग रहा है, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और उत्पत्ति के आधार पर भी दो स्वरों के भेद होते हैं। एक तो मूल स्वर होते हैं, अ, ई, उ, री का तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, अ, ई, उ। और संधि स्वर, यानी इसको ना दो स्वरों के योग से मिलता है, दो स्वरों के मेल से बन रहा है। इसे जैसे एक तो होता है दीर्घ स्वर, यानी दो समान स्वर मिल रहे हैं, अ और अ मिलकर आ बनता है, ई और ई मिलकर बड़ी, तो ये समान स्वर या सजाती स्वर भी कहलाते हैं। दूसरा होता है संयुक्त स्वर, इसमें होता है कि दो विभिन्न स्वरों के मेल से बन रहे हैं। देखो अ और ई से मिलकर क्या बना? ए। अ और ऊ से मिलकर बना है औ, और आ और ए से मिलकर बना है आई। इस प्रकार ये संयुक्त स्वर कहलाए गए। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन स्वर कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, मतलब जो मूल रूप से होते हैं ना वो व्यंजन हमेशा स्वर रहित होते हैं। इनकी ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वो एक घर्षण के साथ निकलती है या रुक के बाहर निकलती है, इसलिए इनको व्यंजन ध्वनियाँ कहा जाता है। देखिए, और हर व्यंजन में अ की ध्वनि आती है, जैसे क, ख, ग, तो इनमें पीछे देखिए अ स्वर आ रहा है। ये और स्वर रहित अगर व्यंजन लिखेंगे तो उसको हल चिन्ह के रूप में लिखा जाएगा। हिंदी भाषा में कुल मूल व्यंजन 33 होते हैं, जैसे क वर्ग, प वर्ग, च, ट, त पर वर्ग होते हैं। ये देखो प वर्ग होते हैं, इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क वर्ग में क, ख, ग, ण, च वर्ग में च, छ, ज, य, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ण, त वर्ग में त, थ, ध, म, प वर्ग में प, फ, भ, म। अंतस्थ व्यंजन इसको कहते हैं य, र, ल, व को, क्योंकि इसका हम आगे देखते हैं। और ऊष्म, इसको इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, स, श, स, ह।
अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल, ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होने के कारण इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और एक ऊष्म व्यंजन जो स श स ह है, इन वर्णों का उच्चारण होता है जब हमारे मुंह से जब वायु निकलती है तो वो एक घर्षण के साथ होती है। जीभ को होता है उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है वह तालव्य से टच होती है और श में मूर्धन्य और स में ये दंते से स्पर्श करती है। एक होता है नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन यानी इसे पंचम वर्ण भी कहा जाता है, ण ञ न न म, और इनका उच्चारण नाक के साथ साथ मुंह, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य जो ये हमारे मुंह के आकार होते हैं इनको टच करते हुए निकलती है। एक होता है ड और ढ जी, यानी इनके पीछे जो डॉट लगा होता है ड और ढ के, तो इनको क्या कहते हैं, उत्तिष्ठ व्यंजन। जिसे ये सड़क, घोड़ा, ये क्या होते हैं, या तो शब्द के बीच में या शब्द के अंत में लगते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन, ये दो व्यंजनों के मेल से बनता है। क किस प्रकार बना, क और श के मेल से, त्र त और र के मेल से, ज्ञ ज और न के मेल से, स्र श और र के मेल से बना है, तो इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। एक होता है ज और फ, तो इनमें क्या होता है ज फ, इनके उच्चारण में इनके जीभ पर थोड़ा बल देना पड़ता है क्योंकि इनके नीचे जो डॉट होता है उससे नुक्ता कहा जाता है। ये जो उर्दू फारसी शब्द होते हैं उनके शब्दों के साथ में लगते हैं इस प्रकार से ज। और एक होता है द्वित्व व्यंजन जो दो समान व्यंजनों के साथ में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए बच्चा, कच्चा, इसमें क्या होता है, पहला जो वर्ण होता है वह स्वर रहित है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित है। यहाँ देखिए च, एक तो स्वर रहित है, एक स्वर सहित है, तो वह जो स्वर रहित है वह आधा च बन गया। बच्चा, सच्चा, कच्चा। और सस्ता में देखिए सस्ता, बस्ता, दोस्त, इसमें स आधा है और त पूरा है, इसीलिए ये आधा बना क्योंकि स्वर रहित है और एक त स्वर सहित है। वर्णों के क्रम व समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का हम जो ये स्वर और व्यंजन इनको क्रमबद्ध रूप में रखेंगे तो एक माला के रूप में हो जाता है, इसलिए हमें वर्णमाला कहा जाता है, इसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसे, जिन शब्दों के निर्माण स्वर और व्यंजन के संयोग से होता है, और अब इन स्वर व्यंजन को अलग अलग कर देंगे तो वर्ण विच्छेद हो जाएगा। वर्ण विच्छेद यानी अलग करना, वर्णों को अलग करते हैं तो वर्ण विच्छेद। जिस प्रकार देखिए उदाहरण भारत, इसमें देखिए भारत को किस प्रकार इनके वर्णों को हमने अलग किया, विच्छेद किया। भ हलंत आ, र हलंत अ, त हलंत अ, ये देखो इन्हें वर्णों का विच्छेद कर दिया, इन वर्णों को अलग अलग कर दिया। और जब इन्हें वर्ण को स्वर रहित लिखेंगे तो इनके नीचे हलंत लगा दिया, जैसे ये भ है इसके नीचे हलंत लगाया था हमने। अब ये देखिए गुलाब, ग हलंत उ, ल हलंत आ, ब हलंत अ, तो इस प्रकार गुलाब, पुस्तक, खेल, इन्हें हमने वर्णों का विच्छेद किया तो इन्हें वर्ण विच्छेद कहा जाता है। एक र का रूप देखते हैं कि र किस प्रकार से लिखा जाता है। र की बनावट अन्य वर्णों से कुछ भिन्न होती है। अगर र के अंदर छोटे उ की मात्रा लगा देंगे तो जैसे ये रू बन जाएगा, रुपया, रुकना, और र के साथ बड़े उ की मात्रा लगाएंगे तो रूप, इस प्रकार से इसका पूरा टर्न होगा, ये नोट होती है, जैसे रूप, रूठना। एक र व्यंजन इस प्रकार से भी होता है, इनको अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। किस प्रकार से, देखिए एक रेफ के रूप में, आपने कई बार ऐसा शब्द देखता है ना, एक सिरोरेखा के ऊपर इस तरह की मात्रा होती है, उससे ये र होता है लेकिन रेफ के रूप में लिखा जाता है। एक पदेन के रूप में, यानी पाई के पैरों की तरफ लगता है, पदेन के रूप में। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर धर्म, कर्म, ये रेफ के रूप में लगा, पदेन क्रम, भ्रम, ट्रक, ड्रम, और इसके किस प्रकार नियम है वो देखते हैं। अगर वर्ण के ऊपर में लगाएंगे तो ये रेफ के रूप में लगा। अगर वह स्वर रहित होगा तो र जो भी रेफ है वो अगले वर्ण में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वह अपने आगे वाले वर्ण के सिर पे लगेगा। ये देखिए जैसे सर्प को देखिए, सर ये आगे वाले वर्ण के ऊपर लगा, जैसे देखिए स, अ, र, प, अ। अब ये र देखिए यहाँ पे स्वर रहित है क्योंकि इसके बाद में अ का कोई ध्वनि नहीं आ रही, कोई वर्ण नहीं आ रहा है, तो ये सर्प है, और बोलने में भी इसको आधा आएगा, सर्प। ये पर्वत को देखिए, प, अ, र, व, अ, त, अ, पर्वत, अभी र आधा बोला जाता है। इस प्रकार धर्म, कार्य, कर्म, धर्मशाला, धर्मात्मा, शर्म, ये सभी र है लेकिन ये सिर के ऊपर लिखा जाता है। एक पदेन के रूप में र यदि स्वर रहित व्यंजन के हो और र स्वर सहित हो तो ये पदेन के रूप में आता है। इस प्रकार पाई के पैरों की तरफ आता है, इसलिए पदेन कहा जाता है। जैसे देखिए क्रम, ग्रह, प्रकाश, प्रश्न। अब इसमें वर्ण विच्छेद देखिए, ग्रह का ग, र, अ, ह, अ। अब इसमें यहाँ देखिए ग के नीचे हलंत है,
र के नीचे हलंत है, फिर अ आ गया। अब ये देखिए इसके पाई के पैरों में आया ना, तो ग तो स्वर रहित है पर र स्वर सहित है, इसीलिए हमने इस र को इसके पदेन के रूप में लिखा। इसी प्रकार से प्रश्न है, तो ये एक तो इस प्रकार से हो गया पाई में। अगर जिसके पाई नहीं हो, जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती और जो गोल होते हैं, जिस प्रकार ये ट ड जो ये गोल होते हैं, इनमें र किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, जहाँ देखिए ट र अ क अ ट्रक। अब देखो ट के बाद में र लिखा हुआ है, ये देखो ट और र, ट तो स्वर रहित है, र पूरा स्वर सहित है, तो इसको ट पर के नीचे इस प्रकार से लिखा गया। ये इसकी आकृति इस प्रकार से होगी। इस प्रकार आज हमने व्यंजन पढ़े। स्वर और व्यंजन वर्णों में कितने वर्ण किसे कहते हैं और उसमें स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और र के किस प्रकार के रूप हैं, इनके बारे में हमने आज पढ़ा है।